हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण 8th क्लास की। तो बच्चों, हम चैप्टर सेकंड आज पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि आपके हिंदी आमोदनी का और हिंदी व्याकरण का दोनों के ही एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन दोनों ही चैप्टर से मैंने एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए, रिवीजन टेस्ट तैयार किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो लर्न किया होगा। और देखते हैं, ये छोटा सा टेस्ट है, आप इसमें से कितना कर पाते हैं आप जज करेंगे अपने आप को। तो इसको मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। देखिए, ये 20 मार्क्स का टेस्ट है बच्चों आपका। 10 मार्क्स का आपका व्याकरण से है और 10 मार्क्स का आपका हिंदी साहित्य मीन्स आमोदनी की बुक से है। तो देखिए कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसमें 3 सेंटेंस हैं। भाषा सार्थक शब्दों से बनती है। दूसरा वाक्य है आपका, भाषा के 2 रूप होते हैं। तीसरा वाक्य है, बोली का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। तो जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे, जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए, यहाँ ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 3 सेंटेंस इसमें दिए गए हैं। ये आपको इसमें फिल करना है। क्या आना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को डैश मान्यता मिली। कब मान्यता मिली ये आपको यहाँ फिल करना है। भाषा के नियमों में बंधकर अर्थपूर्ण बनती है। किसके नियमों में बंधकर, वो आपको यहाँ लिखना है। भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है। किस धातु से बना है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो बच्चों, ये आपके फिलअप्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 2 इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों 2 मार्क्स के हैं। उपभाषा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है आपके, इनके आंसर आपको लिखने हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, समानार्थी शब्द लिखिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अश्रु शशि, ये दो शब्द हैं आपके, इनके समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। ये विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ आपको, दिवा और विरह का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के भाव लिखिए। इनके भाव लिखने हैं कि सुख का भाव है या दुख का भाव है, ये आपको इसमें बताना है। कवि ने क्या भाव इसमें प्रकट किया है। निशा का भाव कवि ने किस चीज से लिया है और घन का भाव कवि ने किस रूप में दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका 4 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें और दोनों ही 2 मार्क्स के हैं। जीवन में सुख दुख का संतुलन क्यों आवश्यक है। जीवन में सुख दुख की खेल मिचौनी क्यों जरूरी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स हैं और इन्हें आपको लिखना है आंसर। बच्चों, ये आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना आपको आता है, कितना आपने लर्न किया है। और अगर लर्न नहीं किया है तो अभी से आप बच्चों मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, परिश्रम स्टार्ट कर दीजिए करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आते हैं बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है वर्ण विचार। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों की वर्ण क्या है। देखिए बच्चों, एक अपने शब्दों में मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में, भवन मीन्स बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के निर्माण में जो एक सबसे छोटी इकाई होती है वो एक ईंट होती है। ईंट अर्थात एक ईंट के बिना किसी भी भवन का निर्माण असंभव है। हम ईंट के बिना किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार वर्ण, ये जो हमने देखे यहाँ पढ़ रहे हैं लेसन में वर्ण, ठीक उसी प्रकार वर्ण के बिना हमारी भाषा का निर्माण भी असंभव है। अर्थात वर्ण के बिना हम भाषा भी नहीं बना सकते, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से एक भवन के निर्माण में एक ईंट का होना बहुत जरूरी है, वो सबसे छोटी इकाई होती है उस भवन की कि जिसके द्वारा ही उस भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। इसके बिना भाषा का निर्माण असंभव है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े कैसे बच्चों, देखिए कि भाषा हमारी किससे बनती है। भाषा बनती है वाक्यों से और वाक्य बनते हैं शब्द से और शब्द बनते हैं वर्णों से। तो वर्ण के बाद हम उसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा वाक्यों के उचित संयोजन से बनती है। संयोजन मीन्स मेल से। भाषा जो है वाक्यों के उचित मेल से बनती है।
वाक्य शब्दों के उचित संयोजन से बनते हैं। यदि हम शब्दों के बारे में विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि शब्द वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं। पिछले हमने कक्षाओं में पढ़ा होगा बच्चों कि शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब आपने अध्ययन किया होगा निश्चित रूप से। तो वही यहाँ दिया गया है कि यदि हम शब्दों के बारे में विचार करें तो मीन्स शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द बनते हैं हमारे वर्णों के उचित संयोजन से, मीन्स वर्णों के मेल से। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते। वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बिना भाषा का निर्माण असंभव है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। नीचे देखते हैं कि रितु एक अच्छी लड़की है। बच्चों ये एक वाक्य दिया गया है यहाँ, ये देखिए यहाँ एक वाक्य दिया गया है कि रितु एक अच्छी लड़की है। आइए इस वाक्य का निर्माण देखें कि निर्माण कैसे हुआ। इस वाक्य में 5 शब्द हैं। रितु एक अच्छी लड़की है, ये 5 शब्द इस वाक्य में हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। हर शब्द की एक अलग ध्वनि होती है। ध्वनि मीन्स वर्ण है, ध्वनि मीन्स वर्ण, तो वर्णों को ही ध्वनियां कहा गया है। रितु एक अच्छी लड़की है मीन्स ये 5 शब्द आपके यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए वाक्य को हमने अलग अलग किया, उसका विच्छेद किया तो ये यहाँ शब्द आ गए। अब हम शब्दों को अलग करते हैं, मीन्स शब्दों का विभाजन हम करते हैं। तो देखिए हमें वर्णों को अलग करना है। कैसे? रितु, रितु हमने लिखा रा प्लस बड़ी ई, तो ये जो है इसमें ये बड़ी ई यानी कि रा पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई थी, तो इस बड़ी ई की मात्रा को हमने ई के रूप में अलग कर दिया। तो रा पर कौन सी मात्रा थी? बड़ी ई की, तो रा प्लस बड़ी ई। और ता पर कौन सी मात्रा है? ऊ की। कौन से स्वर की मात्रा है? बड़े ऊ की, तो हमने इसमें से बड़ा ऊ अलग कर दिया। तो रा प्लस बड़ी ई और ता प्लस बड़ा ऊ, तो ये हमने इसका विभाजन कर दिया, विच्छेद कर दिया कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए थे। ये आपको सबको पता है कि स्वर और व्यंजन 2 होते हैं वर्णमाला में, तो और हर व्यंजन में आ स्वर का मेल होता है। बच्चों ये भी आपको पता है कि हर व्यंजन में आ स्वर का मेल होता है, और जो भी मात्रा वरना आ के अलग से जो भी मात्रा लगी होती है उसी स्वर को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए एक को कैसे लिखेंगे? ए प्लस का। ए में कोई ये तो स्वर है अपने आप में, तो इसमें व्यंजन नहीं है, तो इसको हम किसी से अलग नहीं करेंगे, ये अपने आप में पूर्ण है। और का प्लस आ, तो का कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है, इसीलिए का में आ का मेल था, तो का में से हमने आ को अलग कर दिया। तो ये इस तरह से दिखाया गया है भाषा का निर्माण। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले भी आपने पढ़ा है। अब आ जाते हैं ग्रीन बॉक्स में। देखिए बच्चों कि मुख से निकली छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वही जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर समझाया था कि छोटी छोटी ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं, वही वर्ण होती हैं। तो मुख से निकली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती हैं। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आपको सबको पता है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में क्या होता है? वर्ण होते हैं जो व्यवस्थित रूप से उसमें लिखे होते हैं वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण है। ये आप देख लीजिए, ये 11 स्वर हैं, ये एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है। ये देखिए यहाँ दिया गया है, तो ये स्वर आप देख सकते हैं 11 स्वर हैं, जिसमें से आप इसको आगे पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर सब इसमें पढ़ते हैं आप आगे अभी आएंगे चैप्टर में। अब ये देखिए ये व्यंजन है, ये स्वर हैं, ये व्यंजन है। वर्णमाला में आपको पता होगा कि दोनों अलग अलग होते हैं, स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। अब इसके वर्ग विभाजित कर दिए हैं बच्चों कि का वाली लाइन के जितने भी व्यंजन हैं वो का वर्ग में आते हैं। चा लाइन के जितने भी हैं ये चा वर्ग में आते हैं, अर्थात इनका पहला जो व्यंजन है वो उसी का वर्ग इन्होंने निश्चित कर दिया है। तो का लाइन वाले का वर्ग, चा वर्ग, ता से शुरू है तो टा वर्ग, ता से शुरू है ता वर्ग, ये इस तरह से ये सारे इन्होंने निश्चित कर दिए हैं। ये देखते हैं हम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए बच्चों ये अन्य व्यंजन में आते हैं। ला और ढ़ा ये होते वर्णमाला में ही है, लेकिन इनको अन्य व्यंजन का रूप दिया गया है। कुछ अन्य वर्ण जिनका प्रयोग भी हम करते हैं, ये कहते हैं दूसरी भाषा से होते हैं। क, ख, ग, जा, फ, ये जो है इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो इसीलिए ये अन्य भाषा से कहते हैं। ये भी हम कभी कभी अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। इन दिए गए वर्णों में सबसे अधिक प्रयोग जा, फा और गा का होता है। हमें इन वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनके प्रयोग से उच्चारण शुद्ध होता है। क्योंकि शुद्ध रूप से जब तक हम इनका उच्चारण नहीं करेंगे तब तक उस शब्द का अर्थ भी
चेंज हो जाएगा, वो अर्थ नहीं निकलेगा जब तक जो अर्थ हम निकालना चाह रहे हैं, जब तक हम इसको शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करेंगे। अगर हम जा बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा, जा बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। आगे चलते हैं, देखिए ये शब्द दिए गए हैं इन्हीं से, कलम, आवाज, खराब, गजल। तो ये जो हैं इनके शब्द हैं जिनसे हम, ये नुक्ता है, इससे इसकी ध्वनि जो है वो चेंज हो जाती है। औ का प्रयोग, हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए औ को स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस वर्ण से निम्नलिखित शब्द बनते हैं। देखिए ये बिंदु नहीं है बच्चों, ये खाली चंद्र होता है, ऊपर लगा हुआ आप देख रहे हैं, इसमें बिंदु नहीं है, ये खाली चंद्र होता है। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, टॉफी, औ करके इसकी आवाज निकलती है, और टॉफी, कॉपी, कॉलेज, कॉफी, टॉम, थॉमस। तो ये हम देखते हैं इसको, यहाँ हमने शब्द पढ़े इसकी आवाज के, और इसका सही उच्चारण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम इसका सही प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम आगे आते हैं स्वर पर। आपने वर्णमाला में सभी ने स्वर पढ़े होंगे, स्वर कितने होते हैं, तो ये देखिए पढ़ते हैं हम। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। व्यंजन में बच्चों स्वर का मेल होता है, हर व्यंजन में आ स्वर का मेल होता है, लेकिन स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वतंत्र अपने आप, स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमें इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सभी स्वर जो हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ये कुल मिलाकर 11 हैं बच्चों। इसके 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं बच्चों जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो 4 होती है, अ, ई, उ, ऋ। ये तो क्योंकि इनको बोलने में बहुत कम समय लगा इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं बच्चों जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। पढ़िए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनके देखिए ये कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अर्थात इनसे ज्यादा समय लग रहा है इनको उच्चारण करने में, तो जिनको ह्रस्व स्वर से बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर क्या है, अ स्वर के अतिरिक्त जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इन स्वरों के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। तो ये देख लीजिए आप, जब हम ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में, और 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे, यानी कि एक ही मात्रा को 2 बार अगर हम प्रयोग करें तो उससे भी ज्यादा अगर समय लग रहा है तो वो प्लुत स्वर होता है, जैसे ओम। तो ये हमारा ओम स्वर है। ये 3 आप देख रहे हैं, 3 बना हुआ है इसमें, तो ये हमारा खींच के बोला जाता है थोड़ा सा, तो ये होता है प्लुत स्वर। आगे आते हैं स्वरों के मात्रा चिन्ह। बच्चों ये सभी आप अब जो है भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सबको पता है कि हर स्वर की अपनी मात्रा होती है, अस्वर की मात्रा नहीं होती। केवल अस्वर की मात्रा नहीं होती, बाकी हर स्वर की अपनी मात्रा होती है। तो देखिए, ये देखिए तालिका दी गई है नीचे, इसे आप पढ़ सकते हैं। सपोज अ है, ये तो मात्रा रहित है बच्चों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और ये देखिए कैसे मात्रा नहीं होती, तो हम जब अलग करेंगे इसको व्यंजन से तो कैसे करेंगे। मदन है, सपोज एक वर्ड है मदन, तो ये देख लीजिए कैसा है, माँ के नीचे। देखिए बच्चों, जब हम इसमें से स्वर अलग कर देते हैं तो व्यंजन हमारा आधा रह जाता है, और आधे व्यंजन की पहचान होती है कि उसके नीचे हलंत लगा होता है। तो ये हलंत हमने यहाँ लगा दिया है क्योंकि ये व्यंजन अब आधा रह गया है, और यहाँ इसको अ को हमने इससे अलग कर दिया है। तो म प्लस अ, द प्लस अ, न प्लस अ। तो यानी कि सभी में से, इनमें से व्यंजनों में से स्वर को अलग कर दिया गया है, और सभी ये आधे रह गए हैं। जब तक इसमें अ का प्रयोग नहीं होता ये पूर्ण नहीं माना जाता। तो ये हलंत इसकी पहचान होती है आधे की। जब हम इसमें से स्वर को अलग करेंगे तो इसके नीचे, व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे। ये सब इसी तरीके से है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसे ही मात्रा दी गई है, मात्रा को अलग नहीं करते हैं, जिसकी मात्रा होती है उस स्वर को अलग कर देते हैं। जैसे दिन है तो दा प्लस छोटी ई हो गया, और ये देखिए दा के नीचे हलंत आ गया क्योंकि ई को हमने इसमें से स्वर को अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं यहाँ सारे स्वर की मात्राएं हैं, ये तालिका पूरी दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं।
अन्य व्यंजनों के साथ भी मात्राओं का प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है। आपके अध्ययन के लिए व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग नीचे दिया गया है। देखिए सारे स्वरों की मात्राएं हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। सपोज क है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा हो गई आपकी, ये छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्र यानी कि री की मात्रा, के ए की मात्रा, कई आई की मात्रा, को ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा, ये सारी मात्राएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं आयोग वहा। अंग और अहा आयोग वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है, इसीलिए इन्हें आयोग वहा कहते हैं। स्वर और व्यंजनों से अलग तरह से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें आयोग वहा कहा जाता है। जैसे अंग, किसी भी शब्द को हम बोलेंगे तो अंग की बिंदु होती है, तो उसमें अंग की आवाज आ जाती है। ये अहा है, जैसे अतः आपने पढ़ा होगा, प्रायः, तो ये अह की आवाज इसमें से आती है। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त पंचमाक्षर के लिए भी किया जाता है। देखिए ये कंगन, जैसे इसमें लिखा है कंगन, तो पहले हम ऐसे प्रयोग करते थे इसको, अब ये हमारी मानक भाषा ये है, कंगन ऐसे लिखा जाता है। तो पंडित, पहले हमारी पिछले चैप्टर में हमने मानक भाषा और अपमानक भाषा पढ़ा था, तो ये वही है बच्चों। यहाँ पंडित देखिए ला है, तो इसको हमने अंक की बिंदु लगा दी है। यहाँ देखिए ये या है, या चंचल, चंचल पहले ऐसे लिखा जाता था, अब हम इस पर अंक की बिंदु लगा देते हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं शब्दों को इनको। आगे देखिए विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ ऊपर हा अह, ये यहाँ विसर्ग के रूप में होता है, 2 बिंदु लगे होते हैं अक्षर के बाद, तो इसे हम अह की आवाज में, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, प्राय आदि, ये सब हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख एवं नासिका दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। आपको ये पता है, जब बोलते समय हवा जो है वो मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है तो उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। ये भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे आंख, दांत, उंगली, चांद आदि, किसी भी स्वर के साथ इसका प्रयोग हो सकता है। केवल ये देख लीजिए वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, ये बच्चों यहाँ दिए गए हैं वर्ण, ये रहे, इधर देखिए आप, आ, क, ख, घ, ये इनकी श्रेणी है, अर्थात मुख में जिस भाग से भी इनका उच्चारण होगा वही उसी श्रेणी में वो वर्ण आएंगे। जैसे आ, तो ये कंठ से बोला जाता है, कंठ से, तो ये कंठ्य श्रेणी में आता है। ई, चा, छा, ये जैसे होता है तो ये तालु से लगाकर बोलते हैं, तो ये तालव्य की श्रेणी में आता है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। दिए गए हैं ये सब। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए यहाँ व्यंजन दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने स्वर का अध्ययन किया, अब व्यंजन, क्योंकि वर्णमाला में दोनों ही होते हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा थोड़ा अवरुद्ध होकर मुंह से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। अभी ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि उच्चारण करते समय हवा थोड़ा अवरुद्ध होकर यानी कि रुककर मुंह से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और इसका बच्चों ये भी है कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के हम व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है व्यंजन के भेद। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों ये 3 इसके भेद हैं। स्पर्श व्यंजन देख लीजिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मीन्स कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, मुख के अंदर जीवा जो है वो किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये का से लेकर के मा तक के होते हैं बच्चों, ये देख लीजिए का से मा तक, इन्हें आप पढ़ सकते हैं स्वयं। दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है, य, र, ल, व, ये 4 जो हैं बच्चों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि इनको उच्चारण जब हम करेंगे तो थोड़ी मुंह में गर्मी सी आएगी बच्चों। ऊष्मा मीन्स गर्मी, गर्मी सी आती है। श, श, स, ह, इनको बोलते समय उच्चारण करते समय मुंह के अंदर थोड़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। प्रयोग आने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन। ये देखिए संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं।
परंतु उन्हें एक ही वर्ण के रूप में लिखते हैं। जैसे अब आपने यहाँ 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है बच्चों, क्ष, ज्ञ, श्र, त्र। तो ये किस किस से मिलकर बनते हैं? देखिए क्ष आप देख रहे हैं, कक्षा आप जैसे लिखते हैं कक्षा, क्षत्रिय ये आप लिखते हैं, तो इस वाले व्यंजन का आप प्रयोग करते हैं। देखिए क और श, का और ये षटकोण वाला श को मिलाकर क्ष बनता है, जा और या को मिलाकर ज्ञा बनता है, शा और रा को मिलाकर श्रा बनता है, ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है। तो ये बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन है, लेकिन भले ही ये 2 अक्षरों को मेल से बने हों, लेकिन इनका रूप जो है वो एक ही व्यंजन के रूप में माना जाता है। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर होता है। जैसे अब ये देखिए यहाँ, जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी कि जिसमें स्वर ना हो अर्थात आधा व्यंजन, समझ गए आप? आधा व्यंजन मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा व्यंजन होता है, इसमें आ स्वर का मेल नहीं है। तो स्वर रहित का मतलब है जिसमें स्वर नहीं है अर्थात आधा व्यंजन, और वा यानी कि एक पूरा व्यंजन जिसमें आ का मेल है। तो जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ज्वाला आधा जा बना, फिर वा ज्वाला। नीचे देखते हैं प्यासा आधा पा है, फिर या है, तो यानी कि ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। तो इनका दोनों का जब मेल होता है तो उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन भी बच्चों इसी तरह से कि ऊपर हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन में कि 2 अलग अलग अक्षर होते हैं, वो ये देखिए 2 अलग अलग अक्षर हैं, लेकिन द्वितीय व्यंजन में 2 समान व्यंजनों का मेल होता है, वही द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। कैसे देखिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए द्वितीय व्यंजन आप देख सकते हैं, का ये आधा का है, ये पूरा का है, तो यहाँ मिलाकर देखिए आधा का और का यानी कि ये समान है, आधा का है और पूरा का है, दोनों समान व्यंजन है, ये आधा भी और पूरा भी। तो जब दोनों समान व्यंजन होते हैं, आधा भी और पूरा भी, तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। आधा ता पूरा ता, ये देखिए आप आधा ना पूरा ना, तो ये समान ना ही है, ये यहाँ आधा प्रयोग किया गया है, यहाँ पूरा प्रयोग किया गया है। तो ये जब समान व्यंजन प्रयोग होते हैं तो वहां द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 अन्य आधारों पर भी होता है। देखिए कि श्वास यानी कि प्राण की मात्रा, अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वरतंत्री में श्वास कंपन, इसको बोलते समय श्वास में थोड़ी सी कंपन्नता आती है, जिसको कहते हैं अघोष और सघोष। ये 2 इसके भी 2 प्रकार होते हैं, स्वरतंत्री के भी और श्वास प्राण के भी 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये देख लीजिए आप, इसको अल्प प्राण किसे कहते हैं, यहाँ इसका विवरण दिया गया है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। यानी कि जब हमारे मुंह से वायु निकलती है तो वो थोड़ा कमजोर होकर, मतलब कम सी निकलती है। जैसे क, ग, ड़, च, ये हम पढ़ सकते हैं। इसको देखते हैं। अब है हमारा महाप्राण। इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुंह से अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, इन्हें महाप्राण कहा जाता है। ह, घ, छ, झ, ये थोड़ा सा तेज उसमें निकलती है वेग में, तो इसे महाप्राण कहा जाता है। अघोष, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी कि बोलते समय कोई कंपन नहीं होता, तो ये अघोष ध्वनियां होती हैं। ये देखिए आप इस लाइन में इसको पढ़ सकते हैं। नीचे है सघोष ध्वनियां, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो जब हम बोलेंगे तो थोड़ा इसमें कंपन महसूस होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और या, रा, ला, वा, हा सघोष होते हैं। ये देखिए प्रत्येक वर्ग के यानी कि का वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इनमें सघोष यानी कि कंपनता होती है। तो ये नीचे आते हैं व्यंजन गुच्छ। उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। व्यंजन गुच्छ में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, स्वास्थ्य आदि। मीन्स क्या है इसका कि देखिए व्यंजन गुच्छ में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, यानी कि 2 या 2 से अधिक आधे शब्द उसमें होते हैं। तो ये देखते हैं। परंपरा से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, किंतु अब इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पहले इन्हें परंपरा से इन्हें यानी कि हम इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते थे, लेकिन अब इन्हें अब जो चेंजेस हैं थोड़े से भाषा में, उसके अनुसार इसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन गुच्छ के प्रयोग हुए हैं। देखते हैं क्या शब्द हैं वो।
तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन का स्वतंत्र प्रयोग है ये। आज्ञा, ज्ञान, स्वतंत्र, देखिए यहाँ दो आ गए आधे आधे, फिर ये आ गया। इस तरह से ये आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दो व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन रूप। कच्चा, चप्पल, अब्बा, अड्डा, यानी कि दो समान व्यंजन हैं इसमें देख लीजिए, तो इसका संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है। दो रूपों में संधि के कारण संयुक्त रूप। दो रूपों में मीन्स इसमें संधि होती है बच्चों। संधि आपने पहले भी पढ़ी है, पढ़ते चले आ रहे हैं, शुरू से ही 5th क्लास से ही आप संधि पढ़ते हैं। तो जगन्नाथ, जगत के नाथ, तो ये संधि का प्रयोग है इसमें। दो रूपों में संधि के कारण संयुक्त रूप, यानी कि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर जब एक किया जाता है तो वो संधि का रूप होता है। दिग्गज, दुस्साहस, सम्मान, सज्जन, उज्जवल, जैसे सत प्लस जन, तो ये हमारे संधि के रूप हैं। अब इसको एक रूप प्रदान कर दिया गया है। वैसे ये दो अलग अलग शब्द हैं। नीचे आते हैं अन्य उदाहरण। स्वागत, आविष्कार, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं संयुक्त रूप से, वो आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजनों के। ठीक है, नीचे चलते हैं अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अनेक ध्वनियां हैं। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से कोई ना कोई अवयव विशेष रूप से सक्रिय होता है। ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली श्वास नली वायु श्वास नली से होती हुई मुख से बाहर आती है। इस क्रिया में सक्रिय होने वाले अवयव हैं जिह्वा, स्वरतंत्र, स्वरयंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। में जो भी अंदर हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं उसमें इन चीजों का प्रयोग अवश्य होता है। या तो जीवा कहीं ना कहीं टच होगी, स्वर यंत्र यानी कि ये जो हम जीभ के आगे का भाग होता है ये टच करेंगे, तालु मीन्स तालु से टच करेंगे जीवा को कहीं ना कहीं, मूर्धा, दांत, ओष्ठ यानी कि इन भागों से जरूर हम कुछ ना कुछ मुंह का ये जीभ के द्वारा भाग टच करते हैं। जिस ध्वनि अथवा वर्ण के उच्चारण में जो अवयव सक्रिय होता है उसी के अनुसार वर्ण का नाम रख दिया जाता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, अतः उच्चारण स्थान नासिका होने के कारण नासक्य वर्ण भी वर्णमाला में हैं। आइए समझिए। तो यहाँ देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला के विभिन्न वर्णों का वर्गीकरण। ये देखिए यहाँ अंतस्थ व्यंजन है, ये देखिए ये ऊष्म व्यंजन है, अनुस्वार या विसर्ग वाले हैं, ये मैंने आपको अभी पीछे समझाया था। इनका उच्चारण स्थान ये है तो इसका नाम ये दे दिया गया है, उच्चारण स्थान का नाम। इनका उच्चारण स्थान ये है तो इसका नाम ये दे दिया गया है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्वरों का, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम इन्हें यहाँ दिया गया है। ये देख लीजिए, ये नाम दिया गया है इनको। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। देखिए यहाँ क्या है, अशुद्ध उच्चारण ये है, देखिए सहस्त्र, सहस्त्र ये सही शब्द है इसका। शून्य, शून्य कभी कभी हम कुछ लोग जो है गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो देख लीजिए शून्य यानी कि शून्य का सही रूप ये है दिवाली, दीपावली, दावात, दवात। तो ये आप इसको यहाँ पढ़ेंगे, सही उच्चारण इसका क्या होगा। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, ये जो है आप देख रहे हैं पिंक बॉक्स में, ये एक पूरे चैप्टर का हमारे एक समरी होती है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको लर्न करने चाहिए। इन्हीं के बेस्ड पर सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं ज़्यादातर, और आप अगर ये याद करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज के लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो मैं इनका आंसर अभी आपको दूंगी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित से दो दो शब्द बनाइए, जा और वा, यानी कि आधा जा और वा से कुछ शब्द बनाने हैं आपको, दो दो शब्द। देखिए यहाँ उज्जवल है, प्रज्वल है, ज्वाला है। ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको दे रही हूँ वही आपको लिखना है, तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिए हैं। देख लीजिए, जा और या से मीन्स ज्ञान, संज्ञान, विज्ञान, ये आपके यहाँ शब्द दिए गए हैं। चा और छा से आधा चा और छा मच्छर, स्वच्छ। ता और या आधा ता और या से सत्य, असत्य, प्रत्यय, प्रत्यक्ष, ये शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। नीचे आते हैं, ऑप्शनल है ये देखिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितनी है बच्चों, 4, 11 या 8। आपने अभी पीछे पढ़ा 11 है, तो यहाँ आप आंसर लिख भी देंगे इसके आगे और यहाँ आप टिक भी कर लेंगे 11। ह्रस्व स्वर स्वरों की संख्या है 4। देख लीजिए यहाँ हमने लिख दिया है 7 है, 3 है या 4 है, तो ये 4 है, तो यहाँ हम लिख भी देंगे साथ साथ और इसको यहाँ हम टिक भी कर देंगे। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, 1 होता है या 5 होते हैं।
दीर्घ स्वर 7 होते हैं, तो यहाँ हम इसको लिख भी देंगे और इसको टिक भी कर देंगे। हिंदी व्यंजन है कितने? 35, 33 या 34। देखिए यहाँ 33 है, 2 अन्य में आते हैं, तो यहाँ इसलिए 33 दिया गया है। नीचे आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? का से लेकर के माँ तक के स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जैसे 25 हैं, 29 हैं या 27 हैं, तो यहाँ हम 25 पर टिक करेंगे। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। नीचे आते हैं निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये एक्सरसाइज आप पीछे से लेसन में से देखकर भी बच्चों कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आपको लर्न भी हो जाएगा। आप देखेंगे तो जब देखेंगे तो थोड़ा आपके माइंड भी काम करेगा आपका, तो आप समझ जाएंगे जल्दी और आपकी समझ में भी आएगा। तो ये आप पीछे एक्सरसाइज में से देखकर भी कर सकते हैं। व दंत और ओष्ठ, र, श और ण मूर्धा का स्थान है। ता वर्ग यानी कि दांत से बोला जाता है। व दंत या कोष्ठ, ई और ई तालु वर्ग है इसका, और गा में टा वर्ग आता है मूर्धा, और अ और आ आता है कंठ। नीचे आते हैं वर्ण विच्छेद। निम्नलिखित शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। देख लीजिए ये हिंदी को कैसे अलग किया है। हा प्लस ई, यहाँ हर उसके व्यंजन के नीचे हलंत जरूर लगेंगे। अगर हमने स्वर को उससे अलग कर दिया गया है तो स्वर के व्यंजन के नीचे हलंत अवश्य लगेगा, क्योंकि व्यंजन आधा रह जाता है। तो हा प्लस ई, ना प्लस ना, क्योंकि ना हमारा अंकी बिंदु है, मीन्स आधा ना है, तो ना का कोई स्वर नहीं है ना के साथ, तो ये ना आधा है, तो इसलिए ये यहीं रहेगा। दा प्लस ई, तो ये दा के साथ ई का मेल था, यानी कि बड़ी की मात्रा थी, तो इसको अलग कर दिया। ये आप देख लीजिए, ये इजीली आप कर सकते हैं इसमें से देख के। स्वयं भी आप कर सकते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको अच्छे से। अगर कोई इसमें छोटी मोटी मिस्टेक भी है, हलंत रह गया है, तो आप लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर नहीं बच्चों, यहीं आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आपके क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ दोबारा से। देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखते हैं अभी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इस तरह से यहाँ आपके 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप ये अपनी कॉपी में कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपने कॉपी बना ही ली होगी, मैं समझती हूँ, और चैप्टर 1 आपने उसमें कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू।